So let's talk about heat engines. Yes, sir. हीट इंजन क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ हीट इंजन? क्या समझ में आता है हीट इंजन से? मतलब स्कूल का याद है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो हीट इंजन इज अ डिवाइस which extracts heat from some source and do some work, ठीक है, and rejects the balance to the sink, ठीक है, और ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो a heat engine is a device which extracts heat from the source and do some mechanical work, ठीक है सर। ठीक है, हर साइकिल में वो यही काम करता है, तो रिपीटेडली यही काम होता है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, हीट इंजन इज अ डिवाइस which undergoes a cyclic process extracting some heat and perform some mechanical work. So what this heat engine consists of? कैसा होता है, किस चीज का बना होता है? एक तो आपने बता दिया, एक सोर्स होता है। हाँ, तो it is a system which has a working substance. तो सबसे पहले तो वर्किंग सब्सटेंस चाहिए होता है, ठीक है, और वो वर्किंग सब्सटेंस प्रेफरेबली गैस या मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहला आप कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन ऐसे लिख लो, कंसिस्ट ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस दैट इज सम गैस और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। सेकंड लिखो, इट हैज ए सोर्स ऑफ हीट from which any amount of heat can be extracted. It consists of a system that is capable of doing work on the surroundings. चौथा है, it has a sink, bracket में लिख लो surrounding, to which any amount of heat can be rejected. लिख लिया, ठीक है बेटा। So source is always at higher temperature, sink is always at lower temperature. Higher temperature से heat extract होगी और lower temperature पे reject होगी, ठीक है। बीच में जो काम कर सकता है वो काम करेगा, that work will be done and balance remaining heat will be rejected, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? We can show this as the model of heat engine can be shown as, so this is temperature T1, high temperature, that is source, and there is some working substance, and this is sink, lower temperature. In each cycle, the working substance is extracting a heat Q1 from the source, performing some work W, and then what heat remains is rejected to the sink. That is surrounding, say Q2. तो मतलब हाई सोर्स से मिल रहा है, फिर वर्किंग सब्सटेंस में वर्क हो रहा है। हाँ बेटा, बची हुई हीट और जो बच गई तो वो उसको रिजेक्ट करनी ही पड़ती है, उसके पास और कोई चारा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द मॉडल ऑफ आवर हीट इंजन, ठीक है। अब हीट इंजन कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन गिवन बाय eta, that is W upon Q1, that is work done per unit heat extracted, ठीक है। इसको लिख लो आप ब्रैकेट में, work done per unit heat extracted. Now by first law we can write, क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W।
ये Q इसने एक्सट्रैक्ट की है हाँ जी, और यही चीज इन दोनों में बटी है, हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। तो यहाँ से W क्या मिला बेटा? Q1 माइनस Q2। Q1 minus Q2 is equal to W. We write this Q1 minus Q2 upon Q1, or this eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इस वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से 100 जूल हीट निकाली, हाँ जी, 30 जूल्स वर्क किया, और बैलेंस कितनी बची अब उसके पास? 70 जूल्स, वो उसने वहां रिजेक्ट कर दी। ठीक है। तो कितनी हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर पाया? 30 जूल। 30 जूल्स। तो एफिशिएंसी कैसे बताई जाएगी? 30 अपॉन 100। तो कितना परसेंट हो गया वो? 30%। ठीक है, तो ऐसे आपको डाटा दिया होगा, आपको इससे पता लगाना है कि कौन सा इसमें हीट एक्सट्रैक्टेड है, कौन सा वर्क डन है, उसके हिसाब से आपको एफिशिएंसी बतानी। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी, ओके, अब हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल कंबस्शन, देखो तो एक्सटर्नल कंबस्शन। हाँ जी। अब इंटरनल कंबस्शन से क्या मतलब है? जो भी कि जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, हाँ जी, इंजन का सिस्टम जो है, उसके अंदर कंबस्शन हो रहा है। ठीक है, अब एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर में पिस्टन सिस्टम है। ठीक है, अभी आप ऐसे समझो कि ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब बाहर आ रहा है, हाँ जी, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अंदर हवा आएगी अंदर। हाँ जी, तो इसके दोनों तरफ वॉल्व सिस्टम होता है। ठीक है, जब ये पिस्टन बाहर की तरफ आ रहा है तो ये अंदर हवा खींच रहा है, सक कर रहा है। हाँ जी, जहां सराउंडिंग से ये हवा सक कर रहा है, वहां से जो फ्यूल है हमारा, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, वो फ्यूल इंजेक्ट होता है वहां से। ठीक है, बर्नौली थ्योरम लगती है, सक्शन होता है वहां से, हाँ तो जी, फ्यूल भी उसके एयर के साथ मिक्स होके अंदर आता है। ठीक है। ठीक है, तो इसको जब सिलेंडर पीछे आया, ये पिस्टन पीछे आया, तो इसके अंदर एयर और फ्यूल दोनों चीज भर गई। हाँ जी, इसको कट कर दिया मतलब वॉल्व को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इस एयर को आप कंप्रेस किया। तो जब पूरा कंप्रेस कर देंगे इसको, तो क्या होता है, इसकी टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जितना भी फ्यूल है वो सारा वेपराइज होकर इवनली मिक्स हो जाता है एयर के साथ। ठीक है। ठीक है, और इस सिचुएशन पे आने के बाद जब ये पूरा कंप्रेस हो जाता है, एकदम अंदर मैक्सिमम इनसाइड पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क छोड़ता है उसके अंदर। तो स्पार्क से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है उसमें, और एक्सप्लोजन के साथ फ्यूल की सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज से जो इस पिस्टन को पुश मिलता है, वो इतना पुश मिलता है कि वो कई साइकिल अपने आप रन कर सकता है। ठीक है। ठीक है, अब उसको पुश मिला, पुश से वो पीछे आया। हाँ जी, ठीक है, और इस मोशन में उसने जो व्हीकल है, मशीन है, उसको स्पीड दे दी। ठीक है, अब ये पीछे आने के बाद अब वापस जाएगा ना। हाँ जी, तो जब वापस जाएगा तो अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, धुआं है सारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, यही चीज है। हाँ जी, ठीक है, तो फिर एग्जिट का जो वॉल्व है वो ओपन करते हैं, और जब ये वापस जाता है तो इसके अंदर जो भी गैसेस, बर्न्ड गैसेस हैं, वो सारी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है। फिर उस वॉल्व को बंद कर देते हैं, फिर वापस जब ये सक करता है तो एयर फ्यूल दोबारा लेता है, तो ये साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, हाँ so जी, this is the process of internal combustion engine.
चाहे डीजल इंजन है, चाहे वो आपका पेट्रोल इंजन है, सारे इसी प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, दे आर टर्म्ड एज इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो उसमें जो बर्निंग है वो अंदर होती है। ठीक है, अब दूसरे टाइप के जो है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्शन जैसा कि नाम बता रहे हैं, इसमें बाहर बर्निंग होती है। तो जैसे आपने स्टीम इंजन के अंदर देखा होगा, कोयला डालते हैं, बाहर बर्न करते हैं, उसके ऊपर पूरा सिलेंडर चैम्बर होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। हाँ जी। ठीक है, और उस पानी, वो पानी क्या करता है, हीटअप होता है, इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है, वेपराइज हो जाता है पूरा, और स्टीम बन जाती है। हाँ जी। दैट स्टीम इज एट सच ए ट्रेमेंडस हाई प्रेशर कि जब उस स्टीम को रिलीज किया जाता है पिस्टन्स के अंदर, तो उसके प्रेशर से पिस्टन्स मूव होते हैं। ठीक है, नाउ दैट हॉट स्टीम हैविंग द एनर्जी is being extracted by the piston system and piston moves। तो उसके मोशन में जो भी वर्क हुआ, अंदर से लेके बाहर तक जाने में जो भी वर्क हुआ, दैट इज मैकेनिकल वर्क। अब ये बाहर तो आ गया पूरा, अब वापस अंदर ही जाएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। जब ये अंदर जा रहा होगा तो इस पिस्टन में जितना भी स्टीम है वो सारा एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है, अब सारा तो यूज नहीं हो पाया, मगर जितना भी हुआ उतना वर्क हुआ, बाकी स्टीम इज रिजेक्टेड टू दी सराउंडिंग। ओके, देन दिस साइकिल रिपीट्स। ठीक है, तो इंटरनल कंबस्शन में हीट कहां से एक्सट्रैक्ट हो रही है, जो फ्यूल सक हो रहा है, फ्यूल टैंक से जो फ्यूल सक हो रहा है, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट। और हर साइकिल में वो थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हाँ जी। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो स्टीम इंजन है, हर साइकिल में वो थोड़ा थोड़ा स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहा है चैम्बर में। ठीक है, सो इस उस फॉर्म में ये जो हीट एनर्जी उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अब इसी इंजन को यदि हम उल्टा चलाएं, हाँ बेटा, उल्टा चलाएं, हाँ उल्टा चला रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे, हाई टेम्परेचर से हीट ले रहे थे और लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहे थे, बीच में कुछ काम भी कर। ठीक है, अब इसको उल्टा चला देते हैं। उल्टा चलाने का मतलब लोअर टेम्परेचर से हीट उठा रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। ये उल्टा हो गया ना ये। तो ऐसा कहाँ करते हैं हम, तो वर्कडन होता है वो कम नहीं होता, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से जब हीट लोगे तो थोड़ी सी कम नहीं होगी। नहीं, कम ज्यादा नहीं, ऐसा हम कहाँ करते हैं, पॉइंट वो है। नहीं, फ्रिज में। हाँ, फ्रिज में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो अंदर का चैम्बर होता है वो ठंडा होता है। हाँ जी। बाहर की जो सराउंडिंग है वो हायर टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो जो सिस्टम है हमारा, वो अंदर लोअर टेम्परेचर में से हीट निकाल रहा होता है और बाहर हायर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहा होता है। हाँ जी। मगर ऐसा करने के लिए हमें उस सिस्टम पे कुछ काम करना पड़ता है। नाउ वी हैव टू डू वर्क ऑन द सिस्टम। द वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम, वी हैव टू डू वर्क ऑन द सिस्टम। और इस सिस्टम पे वर्क हम किससे करा रहे हैं, बिजली से करा रहे हैं। मोटर चला रहे हैं, मोटर क्या कर रही है, वो ये काम कर रही है, गैस अंदर की तरफ छोड़ रही है, गैस बाहर की तरफ छोड़ रही है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, जो हमारा कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का काम क्या है कि फ्रिज के अंदर की तरफ गैस को वो इतना एक्सपैंड कर देता है, ठीक है, इतना रेयर कर देता है कि उसका टेम्परेचर एकदम फॉल हो जाता है। ठीक है, इट्स टेम्परेचर फॉल्स मच बिलो द टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, जैसे -6 डिग्री, -7 डिग्री वहां तक ले जाता है। तो उस ठंडे टेम्परेचर के ऊपर जो अंदर का जितना भी एनवायरनमेंट है, जो भी चीजें अंदर रखी हुई है, ठीक है, वो अपनी हीट फिर उस लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट करती है। ठीक है, जो लोअर टेम्परेचर पे गैस है, वो गैस अंदर की चीजों से, एनवायरनमेंट में से हीट एक्सट्रैक्ट करती है और खुद गर्म हो जाती है। फिर कंप्रेसर क्या करता है, उसी गर्म जो हवा है, गैस है,
उसको वहां से निकाल के बाहर की तरफ वहां पे कंप्रेस करता है उसको। ठीक है। जब उसको कंप्रेस करेगा तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हम्म, कितना हाई हो जाएगा कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी हाई हो जाएगा। हम्म, ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर मान लो 35 से 40 है तो वो उसका टेम्परेचर 60 कर देगा। तो हाई टेम्परेचर से फिर जो हीट रिजेक्ट होगी वो अपने आप बाहर जा रही होगी। हम्म, ठीक है, तो इस प्रकार से अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है और कंटिन्यूअसली बाहर रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर में फिर काम करता है। हम्म, तो जब किसी चैम्बर को, ठीक है, जैसे फ्रिज एक चैम्बर है हम्म, या कोई आइसक्रीम पार्लर है, वहां पे जाते हो आप आइसक्रीम, तो अलग अलग आइसक्रीम आपको वहां पे मिलती हैं, तो उनके पास भी एक बॉक्स टाइप कंटेनर होता है जिसमें अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम्स वो रखते हैं। हाँ तो जी। वो भी एक चैम्बर ही है। तो जब चैम्बर को ठंडा रखने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। ठीक है, उसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है। मगर इसके ठीक दूसरे तरीके की जो एप्लीकेशन है वो है कि सर्दियों में बिल्डिंग को भी हम गर्म करते हैं। हम्म, अंदर कंडीशनिंग करते हैं ना, एयर कंडीशनिंग करते हैं। तो जब किसी बिल्डिंग के पोर्शन को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हाँ तो जी। उसको हम फिर हीट पंप कहते हैं। हम्म, वो हीट पंप क्या कर रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन है, हम्म, उस डाउन टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करके बिल्डिंग के अंदर रिजेक्ट कर, दैट इज हीट पंप। ठीक है। ठीक है, और गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में अंदर का एनवायरनमेंट है उसको ठंडा करने के लिए अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर के हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर, हम्म, इसको हम एयर कंडीशनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। ठीक तो है, तो इन, हाँ बाहर बेटा, सब गर्मियों में तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना। नहीं, विंटर्स में जो आप वो बता रहे थे हीट पंप वाला, एक हाँ बार रिपीट कर दो। हाँ, विंटर्स में क्या होता है, अभी इंडिया की बात नहीं करते हम, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ हम्म, तो वहाँ स्नोफॉल और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। हाँ जी। तो उनको सर्वाइवल के लिए अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बॉडी टेम्परेचर के आसपास चाहिए। हाँ जी। तो हम कहते हैं 24 डिग्री 20 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रहता है वो कंफर्टेबल रहता है। हम्म, ठीक है, अब बाहर का टेम्परेचर तो बहुत डाउन है, हाँ जी। अंदर टेम्परेचर उनको हाई चाहिए हम्म, उसके हिसाब से। तो बाहर से हीट एक्सट्रैक्ट करके अंदर हीट रिजेक्ट करना, ये भी हीट पंप का ही काम हो गया। ठीक है, अब समझ। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हीट उठाना और हायर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करना इज द बेसिक फंक्शन ऑफ हीट पंप। ठीक है। तो मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमारा समर्स में होता है कि हम अंदर से हीट उठा के बाहर रिजेक्ट करते हैं। हाँ, वो एयर कंडीशनिंग, हम हम्म, उसको एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मॉडल कैसे बनेगा, हीट पंप वाला या रेफ्रिजरेशन वाला। T1 higher temperature you get surrounding, then we have a working substance, then we have T2 lower temperature। ठीक है, ये अपार्टमेंट हो गए। अब वर्किंग सब्सटेंस कैसे काम कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर से तो हीट उठा रहा है, इस सब्सटेंस पे कुछ काम किया जा रहा है और फिर हाई टेम्परेचर पे इस हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब हीट इंजन में तो हमने एफिशिएंसी की बात की थी, हम्म, या रेफ्रिजरेशन में तो एफिशिएंसी वाली बात नहीं कर सकते। नहीं। यहाँ पे हीट रिजेक्ट करना हमारा पर्पस है हम्म, और कितने एफिशिएंटली हम कर पा रहे हैं, मतलब W वर्क करके हम कितनी हीट रिजेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज Q1। हम्म, ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से। ठीक है। ठीक है, वी कॉल दिस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज heat rejected per unit work done Q1 minus है Q। ना। ना अभी करेंगे, उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है। दिस इज Q1 upon W, heat rejected per unit work done। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं तो बाय फर्स्ट लॉ मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या इक्वेशन बनेगी। हम वो कर रहे हैं इसमें। आप बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना तो सोचना ही नहीं।
पिछली बार की तरह सिमिलर बनानी है ना? हाँ तो जो दिख रहा है वही बताना है। नहीं, पिछली बार तो वर्क डन बाय द सिस्टम था ना, इसमें नहीं और बाय, ये बाय टू ये सब छोड़ दो, और क्या दिख रहा है वो देखो, आप क्या चीज जुड़ के कहाँ जा रही है। Q2 से हीट जा रही है Q1 और हाँ, माइनस W वाई माइनस डब्ल्यू, ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया। प्लस यहाँ W। से ये आई, यहाँ से ये आई, दोनों मिल के यहाँ चले गए, ये बताना है आप। Q2 is equal to Q1। दोबारा बोलो। Q2 plus W is equal to Q1। दैट्स इट, बस इतना ही सोचना है, जितना दिख रहा है उतना ही सोचना है, ठीक है। तो Q2 plus W is equal to Q1, सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो W यहाँ पे क्या हो गया। अच्छा ये बताओ बड़ा कौन हुआ यहाँ पे, Q1 बड़ा होगा या W बड़ा होगा। इसमें Q1 बड़ा होगा या W बड़ा होगा, कौन बड़ा है। Q1। ऑब्वियसली W में Q2 जोड़ रहा है तब Q1 बन रहा है ना, तो Q1 बड़ा हो गया। यहाँ क्या हो गया, मेरा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जा रही है, मैं इसको एफिशिएंसी नहीं बोल सकता, इसको मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलता हूँ। एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से छोटी होती है। छोटी होती है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम W को लिख सकते हैं Q1 minus Q2, so this is equal to Q1 upon Q1 minus Q2. This is coefficient of performance. A heat engine, the system performs 40 joules of work and rejects 120 joules of heat to the sink. What is the efficiency of the heat engine? 0.25। Correct. 0.25 या 25%. सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा। तो इसका कोई यूनिट तो नहीं है ना? रेशियो होगे ना, एनर्जी अपॉन एनर्जी, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल एज एफिशिएंसी बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दे आर प्योर नंबर्स, प्योर रेशियो, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ नेक्स्ट लिखो, इन अ रेफ्रिजरेटर 100 joules of electricity is consumed to extract 250 joules of heat from the container. Okay, so what is the coefficient of performance of the refrigerator? इसमें Q2 आपका 250 होगा। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हीट रिजेक्टेड कितना हुआ एट हायर टेम्परेचर। 350 होगा क्या? 350, यस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बना फिर, यस 3.5, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे लेट्स गो टुवर्ड्स द कार्नोट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हाँ जी। नाउ by the knowledge of law of conservation of energy, we know that energy can neither be created nor destroyed, but it can be Convert transformed form to another। from one form to Another। some another form, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ूंगा, हाँ जी। यहाँ से छोड़ता हूँ, तो क्या होगा उस ऑब्जेक्ट को, एनर्जी कन्वर्ट होगी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। हाँ फिर क्या होगा, मतलब नीचे गिरेगा तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक। ठीक है, गिर गया नीचे, अब गिरने के बाद क्या हुआ, एक पॉइंट स्टेशनरी हो जाएगा, एक पॉइंट स्टेशनरी हो जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, कन्वर्ट हो गई। हाँ कहाँ चली गई, नहीं मतलब है तो उसी ऑब्जेक्ट में ही। तो कहाँ है, वो तो जमीन पे गिर गया, हाइट तो खत्म हो गई उसकी, तो और वो अब मूव भी नहीं हो रहा, स्टेशनरी पड़ा हुआ है, ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ऊपर था तब कम से कम पोटेंशियल एनर्जी तो थी उसके पास, गिरने के बाद जब वो रुक गया, गिरने के बाद उसकी एनर्जी कहाँ चली गई,
ग्राउंड में वो हाँ हाँ बताओ। रहती तो ऑब्जेक्ट में ही है ना, या वो उससे भी ट्रांसफर हो जाती है? It gets lost in the form of heat to the surrounding. अच्छा। ठीक है, गिरने में जो आवाज आई थी, उसके गिरने की आवाज हुई, तो कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में भी चली जाती है। ठीक है। ठीक है, तो when bodies fall to the ground, their total energy, whatever they had, gets lost in the form of heat to the surrounding. ठीक है। ये चीज समझ में आई? हाँ जी। अब अगर उस ऑब्जेक्ट का मूड चेंज हो जाता है, तो वो कहता है मेरी एनर्जी जो मैंने दी थी आप मेरे को वापस करो, सराउंडिंग से सारी हीट वापस ले लेता है, जितनी एनर्जी साउंड से गई थी वो भी वापस ले लेता है सब, और वापस उछल के उसी जगह पर आ जाता है जहां से गिरा था। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। तो इसमें हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको वायलेट कर रहे हैं क्या कहीं पे? तो वो तो सारा आपका सराउंडिंग्स में चला गया ना, हीट और चला गया ना, कोई बात नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट वही हीट वापस ले ले रहा है और वापस उस हीट एनर्जी को अपनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या हम इस जो हमने बात की है अभी, इसके अंदर हमने कहीं पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट किया है क्या हमने कहीं पे? जितनी एनर्जी आपकी पोटेंशियल थी उतनी आपकी हाँ, लॉस्ट हुई है सराउंडिंग्स में, उतनी पहले वो हाँ, कन्वर्ट हुई थी। उतनी वो वापस लेके वापस उसी जगह पे आ। तो क्या ये हो सकता है? हो सकता होगा। क्या आपने ऐसा होता हुआ कहीं देखा है? नहीं। नहीं देखा ना। हाँ। अगर ऐसा हो सकता होता तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ उस वक्त भी तो उसका मूड चेंज हो सकता है, वो वहीं से सराउंडिंग एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा, और ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है? हाँ जी। मगर हमें पता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेट्स टॉक ऑफ सेकंड प्रोसेस। कटोरी में 2 चम्मच गर्म पानी डाल के आपने टेबल पे रख दिया, ठीक है। क्या होगा? अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से बताओ क्या होगा। थोड़ी देर बाद ठंडा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हाँ ठंडा होगा यस। और 1-2 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा? सारा अगर गर्मी है तो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो पानी उसमें था वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होगी। हाँ जी। ठीक है, अब ये जो वेपर था हवा में जो गया था, अब इसका मूड चेंज हो गया। क्या था, चलो वापस उसी कटोरी में चलते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेट होते वक्त उन्होंने क्या करा था, एयर या सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब किया था और फिर वो इवेपोरेट होके गए थे। हाँ जी। अब वो कहते हैं वापस हम चलो सब कंडेंस होते हैं। ठीक है, इस हीट को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और उसी कटोरी में जाके बैठ जाते हैं। तो क्या ये होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा? मतलब अगर उसे कवर करके रखेंगे तब तो हो सकता है। अरे हमने तो कटोरी को धो के रख दिया ना नॉर्मली जैसे हम रखते हैं। अब ये वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर उस कटोरी में जाना चाहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वही वाटर वेपर उस कटोरी में जाएगा। नहीं, आई मीन इस प्रोसेस के अंदर अगर उतने ही वाटर वेपर अपना फॉर्म चेंज करके उसी कटोरी में कंडेंस होकर चले जा रहे हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहीं वायलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे बेटा। उन्होंने जब इवेपोरेट होना था, ठीक है, सराउंडिंग से हीट ली और इवेपोरेट हो गए। अब वापस कंडेंस होने के लिए वही वाटर वेपर उतनी ही हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट करके कंडेंस होके वापस कटोरी में आ रहा।
तो मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहीं बात नहीं हो रहा है, जितनी हीट पहले ली थी उतनी छोड़ के वापस आ गई। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ऐसे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये सारे हमें पता है कि इन प्रोसेसेस के अंदर लॉ ऑफ एनर्जी कहीं वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर फैक्ट भी ये कि ऐसा होता नहीं है। तो सारे प्रोसेसेस जो सिर्फ एक ही तरफ फ्लो होते हैं, ठीक है, हाँ जी, वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। इन प्रोसेसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई और एग्जांपल दे सकती हो आप इरिवर्सिबल नेचर का हो? सिंपल, एकदम सिंपल सोचो, आपको फटाफट मिल जाएगा। हाँ बेटा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, वो बार बार कमरे में आ रहे थे। अच्छा, ओके, कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल दो। इरिवर्सिबल हो सकते हैं। तो रिवर्स नहीं हो सकते ऐसा कोई प्रोसेस? मतलब मुझे पता नहीं ये उसमें काउंट होगा नहीं होगा, बट जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं हाँ, तो वो आई थिंक इरिवर्सिबल हो सकता है। तो पानी को उड़ा दो, जो बचेगा वो वापस चीनी है। ये तो एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम वाटर, ये तो हम प्योरीफाई करने के लिए करते हैं ना ऐसे प्रोसेसेस। ऐसा ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इसमें एक पॉसिबिलिटी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म, तो कोई और बेटर एग्जांपल सोचो जिसमें मतलब हो ही नहीं सकता। आप कैंडल लाइट करते हो, हाँ जी। जब वो कैंडल खत्म हो जाती है तो क्या होता है? और नहीं सारा चलती। सारा वैक्स कहाँ चला गया? उड़ जाता है। उड़ गया, बर्न हो गया ना। तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते, इरिवर्सिबल। ऐसा तो कोई सा भी कोई कोई सा भी हाँ हाँ, जी। कोई सा भी फ्यूल आप बर्न करो, हम्म, उसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। ऐसा तो ये कोई सारे प्रोसेसेस। बर्न करता है तो हाँ उसकी बेटा, कोई किसी भी मैच स्टिक को उससे हाँ, यस यस, है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, कोई भी फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, हम्म, ठीक है, उसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के हैं, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। अच्छा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन प्रोसेसेस के बाद जो रिमेन्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो काफी लो लेवल पे पहुंच चुकी होती है। ठीक है। ठीक है, तो हर सिस्टम की ये कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करे। ठीक है। ठीक है, तो जिस भी तरीके से एनर्जी लोअर डाउन हो सकती है, तो सिस्टम उस तरफ अपने आप फ्लो करके जाता है। ठीक है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दिस थिंग। तो हीट एनर्जी भी अपने आप हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है, वो अपने आप होती है स्पॉन्टेनियस। मगर लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अपने आप कभी भी नहीं चाहिए। ठीक है। आपको उसको फोर्स करना ही पड़ेगा, उसको अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू डू सम वर्क ऑन इट। ठीक है। ठीक है, तो अब इन बातों के साथ आज हम स्टॉप कर रहे हैं।